नमस्ते, मैं हूँ गीतांजलि और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो मिलियंस ऑफ वुमेन्स को अफेक्ट करता है, लेकिन फिर भी उस पर ओपनली बात बहुत कम होती है। वो है वुमेन्स हेल्थ। बचपन से हम अक्सर ये बोला जाता है कि पीरियड पेन नॉर्मल होता है और हर एक लड़की को इससे गुजरना पड़ता है, लेकिन कई बार ये पेन सिर्फ नॉर्मल पीरियड पेन नहीं होता है, बल्कि बॉडी हमें बता रही होती है कि हमारे अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है। आज की कन्वर्सेशन में हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस, अडीनोमाइसिस, फाइब्रॉइड्स, इन्फ्लेमेशन, हार्मोनल हेल्थ और लाइफस्टाइल और ट्रीटमेंट के बारे में। इस डिस्कशन का गोल सिंपल है, अवेयरनेस। अगर ये पॉडकास्ट को सुन के किसी एक वे वुमेन्स को सपोर्ट फील होता है, उसको अपना रियल पेन समझ में आता है, तो ये पॉडकास्ट को हम सक्सेसफुल समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक से, समझते हैं कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ क्या है और कब हमें अपने बॉडी के सिग्नल्स को सीरियसली लेना चाहिए। ओके, नमस्ते डॉक्टर सोनू, वेलकम टू द पॉडकास्ट। स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो जब बात पीरियड की आती है और पीरियड पेन की आती है, तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है और कब ये समझे कि ये नॉर्मल अब नहीं है? गीतांजलि, एक्चुअली सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि टू आइडेंटिफाई द एबनॉर्मल फर्स्ट एवरीवन शुड नो कि नॉर्मल क्या है एक्चुअली। यस। तो नॉर्मल एक मेंस्ट्रुअल साइकिल वो मेंस्ट्रुअल साइकिल है जिसका जो कि साइकिल वाइज रेगुलर हो। अब रेगुलरिटी 21 डेज से 35 डेज तक हो सकती है। ऐसा नहीं कि इट इज़ एग्जैक्टली 28 डेज जो हम लोग पढ़ते हैं, बट थोड़ा बहुत वेरिएशन इज़ नॉर्मल। अब दूसरी चीज़ होती है कि फ़्लो कितना हो। फ़्लो इतना जितना यू कैन मैनेज, अ पर्सन कैन मैनेज ईजीली। जैसे कि इफ़ समबडी इज़ चेंजिंग पैड्स एवरी 4 आवरली, दैट मीन्स 3-4 पैड्स इन अ डे, एंड ब्लीडिंग जो कंटिन्यू रहती है राउंड अबाउट 5 days, 4 to 5 days, एंड पेन जो कि मेन चीज़ है जिसके बारे में वी विल बी टॉकिंग लेटर। तो पेन कितना नॉर्मल हम कह सकते हैं? माइल्ड पेन विच स्टार्ट्स बिफोर द ऑनसेट, हल्का सा रहता है और जैसे ही पीरियड्स आते हैं उसके बाद में यू फील बेटर इन योर पेन। और अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी है तो विद लिटिल बिट ऑफ लाइक 1 paracetamol tablet if it is subsiding, and then your routine is normal, तो वो एक नॉर्मल साइकिल हम उसे कहेंगे। तो अगर इतना तक है देन इट इज़ नॉर्मल। अब आपका जो दूसरा सवाल था कि कब ये एबनॉर्मल हो जाता है, तो यही पैटर्न में हमें ट्रैक करना है अपने सिम्टम्स को कि या तो आपको बहुत हैवी फ्लो हो रहा है जो आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, या फिर पेन इस तरह का पेन है जो कि एक टैबलेट नहीं है, उसकी इंटेंसिटी हर साइकिल में बढ़ती जा रही है। पहले आपने स्टार्ट किया एक टैबलेट से, फिर आप ले रहे हो 2, एंड धीरे धीरे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है कि आप 3 टैबलेट्स 4 टैबलेट्स लेनी पड़ रही हैं। और ऐसी सिचुएशन भी होते हैं जिसमें देन फेंटिंग अटैक्स आने लगते हैं लोगों को। इतना सिवियर पेन है कि आप स्कूल नहीं जा रहे हो, आप ऑफिस मिस कर रहे हो। तो दिस काइंड ऑफ सिवियरिटी विच इज़ हैम्परिंग योर डे टू डे लाइफ, आप अपनी नॉर्मल रेगुलर एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे हो, देन इट इज़ डेफिनेटली नॉट नॉर्मल। अब ये एबनॉर्मल की कैटेगरी में है एंड इट नीड्स प्रॉपर अटेंशन। डॉक्टर, आजकल वुमेन्स जो है ट्रैक करते हैं सिम्टम्स अपने, तो एक स्केल आता है, 1 to 10 का स्केल आता यस। है। तो उस पर हम कब रियलाइज कर सकते हैं कि इफ़ इट इज़ मोर देन 6 or 7 ये नॉर्मल नहीं है? तो वो हाँ, कौन जो सा? स्केल आप कह रहे हो वास्ट स्केल होता है, हाँ जी। बट मेडिकली मतलब वो हम यूज़ करते हैं, बट मे बी फॉर नॉर्मल पीपल इट इज़ नॉट दैट फीजिबल कि वो उसे यूज़ कर पाएँ। बट जो मेन क्राइटेरिया अगर हम एक जनरल पब्लिक को अवेयरनेस के लिए देना चाहते हैं तो वो वही है कि रेगुलर एक्टिविटीज़, द की वर्ड हेयर इज़ कि अगर आप अपने नॉर्मल रेगुलर एक्टिविटीज़, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर हो रही है, देन डेफिनेटली आप को ज़रूरत है कि किसी एक्सपर्ट की या किसी गायनेक की एटलीस्ट फॉर इवैल्यूएशन।
और वास स्कोर जो होता है वो हम यूज़ करते हैं इन आवर हिस्ट्री टेकिंग इवैल्यूएशन कि क्या सिविरिटी है, जो कि 0 से 10 तक होती है। और एनीथिंग विच इज़ बियॉन्ड 6, 5, 6 हमको उसको देखना होगा कि व्हाट काइंड ऑफ पेन इट इज़। कई जगह मैंने देखा है जब औरतें जाती हैं तो हमें खुद को भी मिलता है एक कि ये आपके स्केल है, इस पे आपको मार्क करना है कि आपका क्या। तो आप जैसे बोल रहे हैं ना, जनरल पब्लिक के लिए ये डिफिकल्ट हो जाता है टू अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ कौन सा। एजुकेटेड विमेन कैन डू दिस, बट उस तरह का स्कोरिंग मेंटेन करना बाकियों के लिए तो बहुत अगर इफ़ डिफिकल्ट। समथिंग कोई ऐसा ऐप आ जाए या कोई ऐसी चीज़ जो रेगुलर बेसिस पे एक स्टैंडर्ड बन जाए कि वी आर गिविंग दैट काइंड ऑफ फॉर्म टू एवरीवन, क्योंकि नॉर्मली या तो वो अवेलेबल हो ऑनलाइन, अदरवाइज तो किसी स्पेशलिस्ट के पास जाकर ही अवेलेबल होगा ना उन्हें, Yes. मतलब हु विल प्रोवाइड देम दैट काइंड ऑफ स्कोरिंग सिस्टम। डॉक्टर, आपके एक्सपीरियंस में कुछ ऐसा रहा है जिन कोई ऐसा एंडो वॉरियर या कोई भी पेशेंट, कोई भी अलग डिजीज़ भी हो सकता है, जिनको आपको लगा कि उन्होंने पेन को इग्नोर कर दिया सिर्फ इसलिए उनको लगा ये नॉर्मल है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस? There are many such examples. This is so normal in our society कि पेन को वो लोग इग्नोर कर देते हैं। कई लोग तो इसे दे टेक इट एज अ ब्रेवरी कि हमें दर्द होता है, हम तो कोई टैबलेट नहीं लेते हैं। मतलब ये दिस इज़ वेरी कॉमन और सुन के लगता है क्यों नहीं लेते भाई, लेना चाहिए। दे फील इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड कि हमें दर्द होता है, हम मैनेज कर लेते हैं, हम कोई टैबलेट नहीं लेते, क्योंकि उन्हें ये भी बताया जाता है कि दर्द तो झेलो ही, साथ में टैबलेट मत लो वरना फ्लो कम हो जाएगा और फिर आपको तरह तरह के डिस्टर्बेंसेस होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं ना, सो दे आर सो डीप रूटेड मिथ्स इन आवर सोसाइटी जिनको जानना ज़रूरी है। तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें इनिशियली दे इग्नोर्ड, जो शुरू के रेड फ्लैग्स जिसे हम कहते हैं, उन्होंने वो इग्नोर किया, और सिचुएशन ज़्यादातर यही हो जाती है कि दे टेक इट सीरियसली व्हेन दे गेट मैरिड। जब शादी होती है और उसके बाद में प्रॉब्लम्स आते हैं तब वो हमारे पास आते हैं, और तब अगर आप रेट्रोस्पेक्टिवली जाके उनका पूछो तो हिस्ट्री यही होती है कि हमें तो बहुत सालों से, कईयों को तो राइट फ्रॉम द मिनार्की जिसको हम कहते हैं, जब से पीरियड्स चालू होते हैं तब से ही दे सफ़र फ्रॉम सिवियर पेन and they have ignored it. So this is very common, very common. So आपने जैसे बताया कि ये टैबलेट्स ले सकते हो, मैं आपको बताऊं, मुझे लगता है ऑलमोस्ट क्लास 10 तक पहुंचने तक मैंने भी यही सुना है कि आप टैबलेट नहीं ले सकते चाहे कितना भी पेन हो। और मेरा भी काफ़ी फर्स्ट पीरियड वाज इटसेल्फ सीवियर क्रैम्प्स एंड ऑल। तो ये मिथ है, और इस पे कितना मतलब कुछ लिमिटेशन है कि नहीं, एक से ज़्यादा नहीं ले सकते, 2 से ज़्यादा नहीं ले सकते? वही आई टोल्ड यू ना कि अगर आपको लग रहा है कि आपको वही बढ़ता जा रहा है, एक के बाद नहीं, अब आप नाउ यू नीड 2-3 पिल्स एटलीस्ट, फिर बाद में बहुत सुना होगा तुमने भी पेशेंट से एंड अपने फ्रेंड्स लोगों से कि दे से कि अब तो हमारे ऊपर ये काम ही नहीं कर रही है। द पेन बिकम्स रेजिस्टेंट टू पेन किलर्स, अल्ट्रासेट काम नहीं कर रही है, डिफरेंट जितने भी स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स हैं, सो बॉडी बिकम्स immune to all those painkillers. So इतना ज़्यादा आप ले रहे हो, so 1 or 2 with mild pain and the pain should subside after taking that medication is normal. मतलब आपका अगर नॉर्मल पीरियड पेन है एंड इफ इट इज़ नॉट कंफर्टेबल, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट है, तो भी आप ले सकते हो? Definitely. मैं तो खुद लेती हूँ. Sometimes if I feel, because this is natural thing, mild bloating kind of thing, जब आपका पीरियड स्टार्ट होता है तो ये हल्के क्रैम्प्स हो सकते हैं। सो समटाइम्स इफ़ आई फील कि मुझे हॉस्पिटल जाना है और मुझे पेशेंट्स देखने हैं, आई वॉन्ट माई सेल्फ टू फील कम्फर्टेबल ना। मैं क्यों पेन में जाऊँ, राउंड्स लूँ, पेशेंट्स देखूँ? सो आई एम नॉट डूइंग गुड फॉर माई सेल्फ, ऑल्सो फॉर माई पेशेंट्स। सो एक टैबलेट आप डोलो की ज़रूरी नहीं है इन एवरी साइकिल, आई मे नॉट रिक्वायर इट, बट वंस इन अ वाइल आप उसे ले रहे हो और उससे आपको फ़ायदा हो रहा है तो वाई नॉट? I also take sometimes Dolo or any other Meftal Spas or something. एंड जब ये पीरियड का पेन की जब हम बात करते हैं तो ऐसा कुछ है कि ये क्यों होता है? मतलब पीरियड पेन चलो नॉर्मल है, कभी कभी किसी किसी साइकिल में ज़्यादा होगा, कभी कम होगा, मैं नॉर्मल बात कर रही, नॉट फॉर द एंडोमेट्रियोसिस। तो इज़ इट बिकॉज ऑफ द एक्सर्शन या डाइट ख़राब है या किसी और रीज़न से?
यस, एक्चुअली जिसको हम एक जो नेचुरल, अगर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एंडोमेट्रियोसिस पर से, वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल जो Yes. हमारे साइकिल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं, तो इस तरह का एक स्पास्मोडिक पेन हो सकता है which mainly occurs because now your uterus is getting prepared to shed off the inner lining जिसको हम endometrium कहते हैं in every cycle. वो एक cyclical changes हैं, hormonal changes हैं, जिसकी वजह से under the effect of hormones इस तरह के mild contractions, bloating होती है. दिस इज़ नॉर्मल, जिसको हम PMS भी कहते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी बिफोर द मेंसेस दीज काइंड ऑफ सिम्टम्स में अकर, स्लाइट लिटिल बिट ऑफ ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्रेस्ट टिंगलिंग, एंड ऑल दिस इज़ नॉर्मल. तो बेसिकली ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है और उसको हम स्पाज्मोडिक काइंड ऑफ पेन कहते हैं. कंजस्टिव पेन दूसरे तरह का होता है विच अकर्स मेनली जस्ट बिफोर द पीरियड्स. इट इज़ द अनदर काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ पेन which happens in natural cycles also, natural menstrual cycles. सीवियर पेन से और क्या कौन कौन सी डिजीज़ को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इफ़ यू आर हैविंग अ सीवियर पेन, कुछ ऐसे बीमारियां हैं जो हो सकता है कि आपको हो? हाँ, सीवियर पेन अगर वो आपकी साइकिल से देर इज़ नो रिलेशन, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल से उसका कोई रिलेशन नहीं है, तो वो और भी कंडीशंस में हो सकता है. जैसे कोई गैस्ट्रिक सडन पेन हुआ तो वो सडन आपको कुछ इन्फ्लेमेशन हो गया, जैसे अपेंडिक्स में होता है कई बार लोगों को, फिर सबसाइड हो जाता है. तो इस तरह के रिकरेंट इन्फेक्शंस हो सकते हैं पेट के, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम्स जो होते हैं सडन, वो हो सकते हैं. और कंजस्टिव जिसको हम कहते हैं सिंड्रोम होता है जिसमें जो हमारे वेसल्स होते हैं पेल्विक्स के, दैट कॉजेज क्रॉनिक पेल्विक पेन. तो वो भी एक एंटिटी है विच इज़ नॉट एंडोमेट्रियोसिस. इट इज़ वो एक अलग तरह की एंटिटी है जिसमें वेसल्स एकदम कंजस्ट हो जाते हैं, सारा वीनस जो ब्लड होता है वो कंजस्टेड यानी ब्लॉक हो जाता है, ड्रेन नहीं होता. सो दैट कॉजेज दिस क्रॉनिक पेन टाइप ऑफ सिचुएशन. तो कुछ गैस्ट्रिक कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं और कुछ पेल्विक कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं विच कैन ऑल्सो कॉज सेम काइंड ऑफ सीवियर पेन. ओके, अगर ऑडियंस को समझाना हो कि एंडोमेट्रियोसिस है क्या, तो वो सिंपल शब्दों में आप एक बार कोशिश करिए. एंडोमेट्रियोसिस, यस, नाम बहुत बड़ा सा एंड प्रोनाउंसिएशन इज़ ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट, बट सिंपल शब्दों में यही है कि एवरी मंथ जब हमें पीरियड्स आते हैं, जो इनर लाइनिंग है यानी सबसे अंदर लाइनिंग यूट्रस की है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो उन 5 दिन में शेड होता है, यूट्रस से बाहर आता है वजाइना के थ्रू. अगर किसी सर्कमस्टांसेस में वैसा टिश्यू या खुद एंडोमेट्रियम उस जगह के अलावा, यानी इनर लाइनिंग जो है वो उस जगह नॉर्मल जगह के अलावा कहीं और ग्रो कर रही है, तो उसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं. तो सेम एंडोमेट्रियम लाइक टिश्यूज़ इफ़ दे आर फाउंड आउटसाइड द नॉर्मल एंडोमेट्रियम, देन इट इज़ कॉल्ड एंडोमेट्रियोसिस. अब वो कहाँ कहाँ हो सकता है? वो पेल्विस में हर जगह हो सकता है, ओवरीज में यानी अंडाशय में हो सकता है, फेलोपियन ट्यूब्स में हो सकता है, और ऐसी एक थ्योरी आई है कि ये हो सकता है रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, यानी पीरियड बाहर आने की बजाय थोड़ा बहुत ये सेल्स पेल्विस में जा रहे हैं. रेट्रोग्रेड मतलब पीछे की तरफ बैकवर्ड फ्लो हो रहा है, और फिर वो पेल्विस में डिफरेंट एरियाज में जाके इम्प्लांट हो जा रहे हैं. सो दैट इज़ वन ऑफ द थ्योरी बिहाइंड कि वाई इट इज़ हैपनिंग, क्यों हो रहा है एंडोमेट्रियोसिस. अच्छा, जब बात आती है कि वन ऑफ द थ्योरी, एक तो रेट्रोग्रेड है, बाकी क्या है, मतलब रीज़न क्या है इसके? एक्चुअली ये भी एक चीज़ है. एंडोमेट्रियोसिस जो बीमारी है ये एक इवॉल्विंग आप कह सकते हैं बीमारी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें पता हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता हैं, जिसके बारे में रिसर्च इज़ गोइंग ऑन. बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, आप भी इस पे काम कर रहे हो. तो बेसिकली क्योंकि हमें जानना है कि व्हाट इज़ द रूट कॉज, और जब तक हमें रूट कॉज नहीं पता होगी तब तक शायद हम उसे डेफिनेट ट्रीटमेंट ना प्रोवाइड कर सकें. तो इसीलिए जो थ्योरीज़ हैं, जो सबसे पुरानी थ्योरी है दैट इज़ द थ्योरी ऑफ रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन. लेकिन फिर लोगों को समझ में आया कि अगर रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन थ्योरी ही सही है तो फिर ये लंग्स में कैसे आ गया,
डायफ्राम में कैसे आ गया, Yes. और भी इतनी रेयर जगहों पे कहाँ से आ गया, माइंड में भी पाया गया है कुछ केसेस में। यस तो वहाँ कैसे पहुँचा, इसका मतलब ये थ्योरी हर केस में वैलिड नहीं हो रही है। देन दे स्टार्टेड विद अदर थिंग्स। तो जो दूसरी थ्योरीज आई कि शायद ये एक जेनेटिक मतलब चेंज हो रहा है हमारे सेल्स का, जो कि एंडोमेट्रियम लाइक सेल्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। सो देर इज़ दिस काइंड ऑफ चेंज इन द सेल्स। सो वो थ्योरी एक आई है। बाकी जेनेटिक एक कंपोनेंट पाया गया है कि शायद बचपन से ही हमारे अंदर ये सेल्स हैं जो कि जेनेटिकली धीरे धीरे बाद में प्रेजेंट हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। सो ये सब डिफरेंट थ्योरीज हैं और उस पर पीपल आर वर्किंग आउट। मतलब अगर आपकी फैमिली में भी किसी को रहा है, व्हेन यू आर गेटिंग डायग्नोज विद एंडोमेट्रियोसिस, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, शायद फैमिली में भी किसी को हो। यस डेफिनेटली थोड़ा बहुत रोल है, बट ऐसा नहीं है कि सबको होगा ही। अगर आपकी मदर को है, सिस्टर को है, तो आपको होना ही है, बट आपके चांसेस थोड़े से ज़्यादा होंगे। तो बेटर है कि अगर आप अपने सिम्टम्स पे थोड़ा सा कॉशियस रहें, ट्रैक करें और टाइमली अगर आप उसको पकड़ पाएँ तो दैट इज़ बेटर। बट ऐसा नहीं है कि एवरीबडी हु इज़ हैविंग दिस डिजीज़ इन देयर मदर और समथिंग, जेनेटिक 100% नहीं है, बट डेफिनेटली प्री डिस्पोजिशन जिसको हम कहते हैं कि चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके, एंड एंडोमेट्रियोसिस के साथ साथ और भी नाम जुड़े हुए हैं आजकल, सबसे ज़्यादा अडिनोमाइसिस, देन यस, फाइब्रोसिस। evil sister. Adenomyosis is known as the evil sister Okay. of endometriosis. दोनों आपस में इतना जुड़े हुए हैं, एक ही टाइप के एक्चुअली एंटिटीज़ हैं। बस अगर वही एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम यानी मसल लेयर जो होती है यूट्रस की, उसके अंदर ग्रो करने लगे तो उसको हम एडेनोमायोसिस कहते हैं। ओके, तो एंडोमेट्रियोसिस एडेनोमायोसिस राउंड अबाउट 40% केसेस में उनका एसोसिएशन है, दोनों साथ में भी पाए जाते हैं। तो ये एंटिटीज़ हैं दो, एंडोमेट्रियोसिस, एडेनोमायोसिस। तो डॉक्टर जब रिसर्च की बात आपने जैसे करी, तो 1993 में तो विमेंस हेल्थ पे रिसर्च शुरू हुई, ऑलमोस्ट 33 इयर्स। तो एंडोमेट्रियोसिस पे कब से शुरू हुआ है रिसर्च, हो भी रहा है इस पे? अरे सच अ मैसिव पेस पीपल आर डूइंग थिंग्स। इंडिया में मे बी हम लोग अब जाके एक अवेयरनेस आई है कि पीपल दोज हु हैव सफर्ड फ्रॉम इट, दे हैव नाउ वोकन अप एंड दे आर कमिंग आउट कि उनको है। अभी तक तो कितने लोग बिल्कुल एकदम साइलेंट बैठे हुए थे। सो इंडिया में भी लाइक अ एपिडेमिक इट इज़ स्प्रेडिंग, कितना इंसिडेंस हो गया है, और वर्ल्ड में तो लोग कर ही रहे हैं। बिकॉज अब जब मैं गई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, तो जो वहाँ की जो कॉन्फ्रेंसेज हैं उसमें सो मच ऑफ रिसर्च वर्क इज़ गोइंग ऑन। सो डिफरेंट, नॉट ओनली डॉक्टर्स, मतलब वहाँ पे फंडिंग है ऑन दिस कि एंड नाउ दे हैव कम अप विद अ टेस्ट। बिकॉज मेन प्रॉब्लम जो लोगों को समझ में आई कि वी आर नॉट एबल टू पिक इट अप ऑन टाइम। हम उसे टाइम पे डायग्नोज ही नहीं कर पा रहे हैं। 4th स्टेज पे आप पेशेंट हैं तो आप उसमें क्या ट्रीटमेंट दोगे? डेफिनेटली इट विल नॉट बी अ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, आप बस उसको हेल्प कर रहे हो इन अ वे, बट ऑलरेडी इट हैज़ ग्रोन सो मच। तो वाई नॉट पिक इट अप when she is young, when it is just the initiation of the disease. तो बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क बाहर के कंट्रीज़ में हो रही है बिकॉज दे हैव प्रॉपर फंडिंग, दे हैव अंडरस्टूड द डिजीज़ प्रोसेस। तो अब उसके डायग्नोसिस पे मुझे लगता है लोगों ने, ट्रीटमेंट तो काफ़ी एक्सप्लोर हो गया है, सर्जरी होनी चाहिए एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, न्यूट्रिशन एंड ऑल। बट अब जो मैंने फोकस देखा है, मेजॉरिटी ऑफ रिसर्च पीपल दे आर फोकसिंग ऑन द डायग्नोसिस कि जल्दी आप उसे पकड़ सको। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम एरिया आई थिंक इन दिस डिजीज़। तो अब एक सलाइवरी टेस्टिंग आ गया है जो कि इंडिया में भी इंट्रोड्यूस हो गया है। एंड इज इट इफेक्टिव? येस डेफिनेटली इट इज़ इफेक्टिव, बट उसे कॉशियसली यूज़ करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि जब कोई टेस्ट आता है विच इज़ सो ईजीली अवेलेबल कि कोई भी जाके उसको करा सकता है, बिकॉज सलाइवरी टेस्ट इज़ लाइक वेरी, इट कैन बी ईजिली डन। कोई भी स्कूल गर्ल गई, उसने वो किट लिया एंड अपने सलाइवा से उसको चेक कर लिया। तो प्रॉब्लम ये आएगी कि हमें और बहुत डायग्नोसिस नंबर्स एकदम हमें सडनली ज़्यादा मिलने लगेंगे। तो फिर एक टाइप का पैनिक आ सकता है सोसाइटी में कि सो मेनी पीपल आर सफरिंग। तो हमें थोड़ा कॉशियसली उसको
यूज़ करना होगा कि ऐसा ना हो कि इट इज़ लाइक फ्रीली अवेलेबल टू एवरीवन. आई The थिंक सिर्फ एक ही कंपनी कर रही है, जर्मनी Yes, बेस्ड, एंड yes, दे हैव yes. टाइप्ड विद सम इंडियन ऑल्सो. एक डॉक्टर है, उनका नाम नहीं याद आ रहा, पुणे बेस्ड है. Yes, Pune. It is now available only through Pune. So all the samples we also send them to that place only. But धीरे धीरे obviously अब आ गई है तो available हो ही जाएगी. So but it has to be used cautiously. It is a good thing. ऐसे पेशेंट से मुझे लगता है ये ज़्यादा बेटर है जिनमें आप बहुत परेशान हो कि क्या हो सकता है, तो एटलीस्ट रूल आउट तो कर देगी. करेक्ट, करेक्ट. है ना कि हम ढूंढ रहे हैं बहुत टाइम से, वी थिंक दैट इट इज़ एंडोमेट्रियोसिस बट वी आर नॉट वेरी श्योर. बट हाँ, स्क्रीनिंग के लिए आई विल नॉट रिकमेंड इट. दिस इज़ माई टेक. ये बहुत न्यू है यस, अभी. इट इज़ वेरी न्यू. इट इज़ एक्सपेंसिव ऑल्सो. अच्छा. सो दोज इन whom यू थिंक दैट इट इज़ एंडोमेट्रियोसिस बट किसी वजह से नहीं आ रहा है, तो वो एक रूल आउट कर देगी. इफ़ इट इज़ नेगेटिव देन इट इज़ नॉट एंडोमेट्रियोसिस. ओके. क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म पे तो दिए हुए हैं कि 99% करता है, बट मैंने भी कुछ लोगों से ऐसे रिव्यूज़ लिए थे, तो उन्होंने बोला कि बहुत न्यू फेज में है. यस. तो तब कोई ऐसा भी चीज़ नई 100% आती है तो उसके साथ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. दे हैव टू बी जज्ड एज द थिंग गोज ऑन एंड इट इज़ बीइंग यूज्ड. देन ओनली वी विल कम टू एनी कंक्लूजन. इट विल टेक सम टाइम, few years. सो जब एंडो की डायग्नोसिस की बात आती है, 7 to 8 ईयर्स है अदर कंट्रीज में, बट अपने यहाँ तो ऑब्वियसली शादी के बाद पता चलता है. हाँ, शादी कर लो, बच्चा कर लो, हाँ. ठीक हो जाएगा. जब बच्चे की बात आती है तब पता चलता है अच्छा कुछ ऐसा भी चल रहा है. तो आपको और भी क्या रीज़न लगते हैं कि मतलब इंडिया में इतने डिले क्यों है? क्योंकि इंडिया के केसेस मैंने देखे 11 साल, 12 साल. एक कल मैंने केस पढ़ा, उसको 20 ईयर्स लग गए. इतना ही होता है, इतना. देयर इज़ सो मच ऑफ प्रॉब्लम. यूजुअली हम लोग भी अपने ओपीडी में पेशेंट्स देखते हैं. मेरे को लगता है 4-5 ऐसे एरियाज़ हैं जिस वजह से इतना डिले होता है. पहली चीज़ कि पीरियड पेन को हमने नॉर्मलाइज़ किया हुआ है. सबसे इम्पॉर्टेंट तो वही है. नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है, वही काफ़ी साल तक चलता रहता है कि इट इज़ नॉर्मल. तो सबसे पहला तो ये हो गया. दूसरा कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं कि हो रहा है पेन बट गैस्ट्रिक ब्लोटिंग हो रही है, गैस्ट्रिक ज़्यादा है. सिम्टम्स जो हैं आप एक बार एक्सप्लेन कर दो कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं एंडो के. एंडोमेट्रियोसिस के सिम्टम्स के साथ भी एक प्रॉब्लम है कि उसका सबसे कॉमन सिम्टम तो पीरियड पेन है, लेकिन उसके अलावा भी जो सिम्टम्स हैं वो ये होते हैं कि या तो आपको गैस्ट्रिक सिम्टम्स होंगे, यानी कि पेनफुल स्टूल पैसेज होगा आपको जब आप मोशन के टाइम दर्द हो रहा है. अब वो कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है कई बार लोगों को, और उसके साथ में लूज मोशन. ये एक टिपिकल सी हिस्ट्री होती है कि कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है एंड दैट इज़ बीइंग फॉलोड बाय लूज मोशंस, ऐसे साइक्लिकल टाइप. और कई पेशेंट्स को पेनफुल यूरिनेशन होता है, यानी कि इवन ड्यूरिंग पासिंग यूरिन दे फील पेन भी हो सकता है, या फिर इस तरीके की फीलिंग कि इनकम्प्लीट है, ढंग से नहीं हो पा रहा है, इस तरह के. और मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ यूटीआईज भी होते हैं कई को कि बार बार दे फील कि इन्फेक्शन हो रहा है. तो इतनी और इनफर्टिलिटी डेफिनेटली बाद में चल के, क्योंकि उसके बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिस वजह से आगे चल के माँ बनने में भी परेशानी होती है इन फीमेल्स को. तो ये सब कॉमन सिम्टम्स इसके हैं. और उसके अलावा कुछ ऐसे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं जिनको, जो कि वेग सिम्टम्स जिन्हें हम कहते हैं, जैसे कि लेथार्जी, फैटीग, पूरे टाइम थका थका लगना, जनरलाइज्ड फैटीग, और कुछ काम में मन नहीं लग रहा है, एनीमिया, क्रॉनिक एनीमिया काइंड ऑफ थिंग कि हीमोग्लोबिन हमेशा आपका 8 ऐसे रहता है, इट इज़ नॉट इम्प्रूविंग. तो बहुत सारे ऐसे ओवरलैपिंग चीज़ें भी. माइग्रेन वेरी कॉमन. अब नाउ आई एम सो मच लाइक फोकसिंग ऑन इट व्हेन पेशेंट्स आर स्पेसिफिकली टेलिंग कि सिर में दर्द बहुत होता है. सो माइग्रेन इज़ ऑल्सो अ वेरी कॉमन थिंग. तो इस तरह के कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स भी हैं इसके. ओके. सो गैस लाइटिंग भी मेडिकल उससे भी टीम से काफ़ी होती है, स्पेशली फॉर द वेमेंस. और जब बात अर्बन एरिया की आती है ना, वो फिर भी अवेयर है, वो अपना टेक ले पाते हैं. मेरा पॉडकास्ट शुरू करने का
एम ही यही था कि जो रूरल एरिया है ना उनको समझ में आए कि आप जो झेल रहे हो वो नॉर्मल नहीं है। तो ये जो गैस लाइटिंग आ रही है जो अभी कम हो रही है, तो आपको क्या लगता है ये डिफरेंस जो है डॉक्टर्स का, या ये रिसर्च की वजह से है कि दे वर ऑल्सो नॉट अवेयर? I think gaslighting word is absolutely, it is the correct thing. Problem यही है कि they were themselves not aware. लेट मी बी वेरी फ्रैंक। और दूसरा ये है कि जो हमारा मेडिकल की स्टडीज़ हैं उसमें जो पुराना स्टडीज़ मटेरियल है उसमें तो एंडोमेट्रियोसिस के बारे में कुछ है ही नहीं, ओके। बिकॉज एट दैट टाइम इट वाज नॉट वेरी कॉमन, बहुत कॉमन नहीं था। वो एक ऐसा टॉपिक था जो सबसे बाद में हम लोग पढ़ते थे कि ये तो है ही नहीं, कहाँ देखा हमने ओपीडी में, तो ये तो आते ही नहीं है बीमारी, तो हम पढ़ते ही नहीं थे उसके बारे में। अब क्योंकि ये ज़्यादा इजीली पिकअप हो रहा है, लोगों को अवेयरनेस आ रही है, उसी तरह से डॉक्टरों को भी अवेयरनेस आ रही है। बट मेन फॉल्ट उनकी यहाँ पे आ जाती है कि किसी चीज़ को आप मतलब कुछ टाइम तक तो इग्नोर कर सकते हो, बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम उसको बिल्कुल डिसमिस कर देना कि नहीं, पेन नहीं है आपको, दिस इज़ नॉर्मल। तो वो आफ्टर अ सर्टेन लिमिट इट बिकम्स, आई थिंक I cannot digest it कि why people are not taking it seriously. And दूसरा problem ये भी है कि there are less number of specialists who specializes in this field. तो एक ये भी है। तो now more and more people like me, they are interested in getting more and more aware and treating our patients in a better way. तो अब काफ़ी डॉक्टर्स, यंग जनरेशन, they are coming out and they want to know about this endometriosis surgeries, because थोड़ा सा difficult है ये surgeries. Okay. And surgeries तो बात की बात है, how to diagnose it clinically, आप उसे suspect कर रहे हो, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। पेशेंट सामने बैठा है, आपसे वो कुछ कह रहा है, एटलीस्ट लिसन टू देम, गिव देम सम टाइम, और उनके सिम्टम्स को पिक करना। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग ऑफ एनी, like the first thing which any gynecologist should do or try to do. Specialization, surgery, these are very like the things of later stages. First thing is this, try to एम्पैथी listen to कितना them and ज़रूरी pick है? them. एम्पैथी कितना ज़रूरी है डॉक्टर्स में जब ये बहुत ज़्यादा और स्पेशली व्हेन यू हैव अ ह्यूज लाइक पेशेंट लिस्ट, उस टाइम में ये सोचना कि बाहर 100-120 पेशेंट्स बैठे हुए हैं, जल्दी 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 नहीं, ये पेशेंट्स जो हैं दे मे गो इनटू डिप्रेशन अगर हर जगह जाके, क्योंकि डॉक्टर को इस नज़र से देखा जाता है कि अब मैं डॉक्टर के पास आ गई हूँ, अब ये तो हमें बता ही देंगे कि क्या है, मुझे क्या हो रहा है। तो ये एक बहुत होता है, मल्टीपल डॉक्टर विजिट्स, इतनी जगह पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, सच अ ह्यूज फाइल, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, अल्ट्रासाउंड्स लेके वो लोग घूम रहे हैं, सारे नॉर्मल अल्ट्रासाउंड, सारे नॉर्मल, कुछ नहीं है, जस्ट टेक अ पिल और जस्ट ओसी पिल्स। एंड तो मेन प्रॉब्लम उनके साथ होती है कि वो इतने डिप्रेस्ड हो चुके होते हैं जब तक आते हैं, क्योंकि अभी तक कोई उनकी डिजीज़ को नेम ही नहीं मिला है, कोई डायग्नोसिस ही नहीं है क्या है। तो जब तक डायग्नोसिस नहीं होगी, ट्रीटमेंट कैसे होगा? और मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट आप रेफ़र कर दो। मेरा खुद का हुआ था, आपकी जूनियर थी या कोई और नॉर्मल गायनेकोलॉजिस्ट थी, आई थिंक शी वाज नॉट स्पेशलिस्ट इनटू एंडो। तो मैं जब गई थी तो उन्होंने सिंपली मुझे बता दिया था कि मैं एंडो स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, आपका केस अलग है, तो आई वोंट टेक इट। और उस टाइम के लिए मुझे जो भी राहत देने के लिए होता है वो करके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो सबसे बड़ा काम कर सकते हो ना, जो बहुत बेसिक सा दिख रहा है, रेफ़र। डेफिनेटली आप लो ही मत वो केस अपने हाथ में, क्योंकि आपको लगता है आपने ले लिया, इसको ठीक हो जाएगा। आपको नहीं पता है वो क्या झेल रहा है या झेल रही है, और क्या प्रेशर के साथ आते हैं, स्पेशली इन इंडिया। वो आ ही रहे हैं जब फर्टिलिटी इशू है, तो आप समझ सकते हो किस। यस, एंड मेरे को तो बस एक ही चीज़ लगती है कि मान लो अगर कोई पेशेंट हमारे पास या मेरे पास भी आता है, मान लो शी इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर, मैंने उसे डायग्नोज किया कि नाउ दिस पेशेंट इज़ हैविंग कैंसर, तो क्या मैं उसे कैंसर स्पेशलिस्ट के पास नहीं भेजती? ऑब्वियसली भेजती हूँ ना, बिकॉज आई एम नॉट स्पेशलाइजिंग इन कैंसर। तो ये सब जब आप और
गॉल ब्लैडर आ गया, आपने अल्ट्रासाउंड कराया, स्टोन्स आ गए गॉल ब्लैडर में, अब क्या करोगे? रेफर। रेफर टू जनरल सर्जन, आप सर्जन के पास भेजोगे। हम्म। तो उसी तरह का प्रोसेस है, तो इसमें ऐसा कुछ हेजिटेशन मुझे नहीं लगता कि होने होना वाली बात चाहिए। है। Yes. मे बी अगेन इट इज़ द लैक ऑफ अवेयरनेस कि वेयर टू सेंड एंड व्हेन टू सेंड, मे बी अ थिंग। उस पे तो हम भी काम कर रहे हैं। यस। तो ये जो डायग्नोसिस का है प्रोसीजर, क्या क्या ऐसे जैसे कोई ब्लड टेस्ट, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, किससे डायग्नोस हो सकता है? यस, क्योंकि हम लोगों का एम्फोसाइज वही होना चाहिए मेन कि डायग्नोसिस। यस। तो पहली चीज़ तो क्लिनिकली होती है, हम्म। क्योंकि इमेजिंग में भी रॉन्ग। तो पहली चीज़ जस्ट सस्पेक्ट कि ये सिम्टम्स हैं, ये एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। तो फर्स्ट इज़ क्लिनिकल सस्पेशन। दूसरी चीज़ होती है कि आपका खुद का एग्जामिनेशन। अनमैरिड में तो हम बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन नहीं कर सकते, बट मैरिड वेमेन ऑफ कोर्स वी कैन डू सम काइंड ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन। हम खुद से उनको एग्जामिन कर सकते हैं, इंटरनल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, जिससे हमें कुछ आइडिया लगता है। उसके बाद आता है इमेजिंग का रोल। इमेजिंग का भी बहुत बड़ा रोल है, यानी कि अल्ट्रासाउंड्स, एमआरआईज, इनका बेसलाइन तो अल्ट्रासाउंड ही माना जाता है, क्योंकि एमआरआई थोड़ा सा एक्सपेंसिव की तरफ है। तो अगर आपको कोई चीज़ को पहली चीज़ अल्ट्रासाउंड ही लिखते हैं। तो अल्ट्रासाउंड में अगर जो रेडियोलॉजिस्ट है वो प्रॉपरली ट्रेंड है, उसे पता है कि एंडो कैसा दिखता है, तो कहते हैं ना कि आपको जो जो दिमाग में पता है आपको वो दिखेगा भी, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो इसीलिए ऐसा होता है कि रेडियोलॉजिस्ट जो इतनी डिग्री लेके आए हुए हैं, दे नो एवरीथिंग, बट समटाइम्स दे फेल टू पिक दोज लीजन्स, नहीं पिक हो पाते हैं। तो अल्ट्रासाउंड इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द थिंग। अगर उसको एक किसी ट्रेंड अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजिस्ट ने किया, या कई गायनेक्स भी होते हैं, दे देमसेल्व्स डू देयर स्कैन्स, अपने स्कैन्स करते हैं, जिसमें ये डायग्नोसिस हो सकता है। और कुछ कंडीशंस में हमें एमआरआई भी पेशेंट को कराना पड़ता है टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एक्सटेंट ऑफ द डिजीज़, कितना फैला हुआ है, कितना ज़्यादा है। तो इसके लिए एमआरआई भी ज़रूरत पड़ती है। मतलब आप बोल रहे हैं हमारी डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड में हो सकती है? अरे डेफिनेटली हो सकती है। क्योंकि अभी तक ये मिथ है, आप सोशल मीडिया पे भी देख सकते हो कि अल्ट्रासाउंड में डायग्नोसिस हो ही नहीं पाते। अल्ट्रासाउंड में सिर्फ इनिशियल स्टेज में एक स्टेज होती है जिसको सुपरफिशियल एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, जिसमें ओके। सिर्फ स्पॉट्स होते हैं, बट दे मे बी वेरी पेनफुल, बहुत पेनफुल हो सकते हैं वो सुपरफिशियल डिजीज़ भी, बट वो यूजुअली पिकअप नहीं होता है अल्ट्रासाउंड में। वो एमआरआई में भी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पिक द सुपरफिशियल एंडोमेट्रियोसिस। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें आपको शक तो हो रहा है लेकिन कोई भी इमेजिंग में नहीं आ रहा है, देन यू कैन डू लैप्रोस्कोपी इन देम। तो आप एक एटलीस्ट बहुत स्मॉल, एक इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ टेस्ट जिसमें, बट इन्वेजिव है वो, जिसमें आप अंदर जाके खुद ही देख सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो एक दूरबीन से कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सुपरफिशियल लीजन्स मिस हो रहे हैं अल्ट्रासाउंड में या एमआरआई में। सो डेफिनेटली लास्ट रिजॉर्ट में बी लैप्रोस्कोपी इन सच केसेस। डॉक्टर, एज अ डॉक्टर आप मुझे ये बताओ कि जब जाते हैं डायग्नोसिस के लिए, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो रेडियोलॉजिस्ट को पता भी होगा एंडो के बारे में? फॉर ए ये जनरल पब्लिक। बेसिकली बहुत कम है। मतलब खुद मैंने रियलाइज़ किया मेरी प्रैक्टिस में इनिशियली यही एक प्रॉब्लम आ रहा था कि क्योंकि क्या है ना कि सर्जरी प्लान करने के लिए भी वी नीड प्रॉपर मैपिंग ऑफ द डायग्नोस्टिक, डिजीज़। यस। हमें चाहिए कि कहाँ कहाँ पे है, क्योंकि सर्जन को सरप्राइजेस नहीं चाहिए। दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग कि जब आप सर्जरी के लिए जा रहे हो, और ये होता है बहुत पेशेंट्स के साथ कि सर्जन ने कहा हाँ हाँ हम कर लेंगे, एंड जब सर्जरी के लिए अंदर गए तो दे रियलाइज्ड कि डिजीज़ तो इतनी ज़्यादा है, now it is not possible, we are not ready for this kind of surgery, so sometimes they abandon it, छोड़ देते हैं वहीं पे, कई बार रेफ़र बाद में करना पड़ता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं। तो रेडियोलॉजिस्ट को क्लिनिशियन यानी कि हम लोगों के साथ में मिल के बैठना पड़ेगा, एंड हमें उनसे क्या चाहिए वी कैन आस्क देम। तो कई बार ऐसे भी कोलैबोरेशन में हो जाता है, एंड डेफिनेटली कुछ डिफरेंट फोकस होना चाहिए रेडियोलॉजिस्ट का, एंड देर इज़ ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी अवेलेबल हैं एंड चीज़ें हैं। तो अब नाउ दे आर एज द गायनेक्स आर इम्प्रूविंग, सो रेडियोलॉजिस्ट आर ऑल्सो ट्राइंग टू इम्प्रूव, एंड दे आर ऑल्सो कमिंग अप विद रिपोर्ट्स एंड ऑल।
क्योंकि मुझे याद है लखनऊ में एक बार मैंने कराया था एमआरआई, उन्होंने 2 लाइन का मुझे डायग्नोसिस दिया था 4 स्टेज की एंडोमेट्रियोसिस की। तो इसलिए मुझे लगता है कि रेडियोलॉजिस्ट सिर्फ प्रॉब्लम डॉक्टर्स की है। ही कमी नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट की भी कमी है, इसलिए भी डायग्नोसिस डिले हो रहा है। इसीलिए एंडोमेट्रियोसिस को कहते हैं ना, इट इज़ नॉट अ वन सिस्टम डिजीज, मल्टीपल जगह पे कोलैबोरेशन चाहिए और करेक्ट। वो इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो लखनऊ में तो अभी भी मुझे कई बार प्रॉब्लम होती है, बट कुछ ऐसे स्पेसिफिक हैं जिनको मैंने अब, जिन्होंने हमारे साथ में इम्प्रूव किया है, नाउ दे आर कमिंग अप विद गुड रिपोर्टिंग। तो ये है। बाकी बहुत सारे लोग रिलाई करते हैं, दे आर सेल्फ रिलायंट ऑन देमसेल्स दे आर डूइंग स्कैन्स, गायनेकोलॉजिस्ट खुद ही अल्ट्रासाउंड्स वगैरह कर रहे हैं। हाँ, दैट इज़ गुड, क्योंकि फिर आप समझ पाओगे कि आप क्या केस है। तो डायग्नोसिस अगर हो जाती है, उसके बाद आपको सबसे बड़ा झटका लगता है कि देयर इज़ नो क्योर। जैसे ही पता चलता है, एक तो 12 साल के पेन के बाद आपको पता चल रहा है कुछ है, उसके बाद समझ में आता है इसका क्योर नहीं है। तो जो हमारे मेडिसिन्स चलते हैं या सर्जरी है, क्या क्या अवेलेबल है आफ्टर गेटिंग डायग्नोस्ड? डायग्नोसिस किस स्टेज पे हुआ है इस पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जैसा आपने बोला कि इसका कोई क्योर नहीं है, तो अगर लेट डायग्नोसिस होगा तो डेफिनेटली एकदम 100% कोई क्योर नहीं है इसका। लेकिन अगर इनिशियल स्टेजेस में पता चल पा रहा है आपको तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा कई लोगों को एक मिथ होता है कि जो है इसमें तो बस सर्जरी होती है, लगता है मतलब बस वेन एवर वी गो तो हमें सीधे सर्जरी बोल दी जाती है। तो ऐसा नहीं है। इनिशियल स्टेजेस में अगर हम उसे कैच कर पा रहे हैं तो हम मेडिकली भी इसको ट्रीट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम एटलीस्ट फॉलो अप पे रख सकते हैं मेडिकली। अगर बहुत इनिशियल स्टेजेस हैं तो सिम्टोमेटिक रिलीफ तो मिल ही सकता है। और सर्जरी के अलावा भी इसमें अलग मोडालिटीज़ हैं, ताकि क्योंकि एक प्रॉब्लम इस डिज़ीज़ के साथ में है, प्रॉब्लम ऑफ रिकरेंस, कि कभी भी बीमारी वापस आ सकती है। ये खुद अपने आप में सुन के मतलब किसी भी पेशेंट के लिए कि व्हेन द सर्जन एक्सप्लेन्स कि हम सर्जरी तो कर रहे हैं बट इट में रिकर, तो ये जो रिकरेंस वाला प्रॉब्लम है ये इस डिज़ीज़ के साथ में है। बिकॉज अगर हम देखें तो एक्चुअली इट इज़ लाइक कैंसर ओनली। जैसे कैंसर के सेल्स को 100%, अगर जो माइक्रोस्कोपिक सेल्स हैं जो आपको सर्जरी के टाइम दिख ही नहीं रहे, फ्यूचर में वो ग्रो हो सकते हैं। तो उसी तरह से एंडोमेट्रियोसिस के साथ भी है कि अगर डिजीज़ क्लियरेंस प्रॉपरली नहीं हुआ या फिर जो माइक्रोस्कोपिक सेल्स हैं जो इधर उधर हैं वो फ्यूचर में ग्रो हो सकते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न कि अब तो ये कॉन्सेप्ट आ गया है कि उसको उतनी इम्पोर्टेंस दीजिए जितना आप कैंसर को दे रहे हो। यस। तो उसी टाइप का अवेयरनेस भी चाहिए और उसी टाइप की ट्रीटमेंट हमें प्लान्स भी चाहिए जैसा कि कैंसर में होते हैं। तो इसमें पैनिक वाली बात नहीं है कि डेफिनेटली कैंसर इज़ मोर डेंजरस एंड मोर सच काइंड ऑफ डिजीज़, बट एंडोमेट्रियोसिस में जिस तरीके का इग्नोरेंस हुआ है बस उसको थोड़ा सा उसमें और ज़्यादा लोगों को विजिलेंट करने के लिए ये कहा जा रहा है कि इसको हम उतने ही महत्व दें जितना हम कैंसर को देते हैं, एंडोमेट्रियोसिस को भी। और कुछ मोडालिटीज़ जैसा अभी आपने बताया कि उसके साथ में एडिशनल रोल है जो कि उसके साथ में एक एनहांसिंग इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, बट इट इज़ नॉट द ट्रीटमेंट जिसमें आप थोड़ा सा अपनी डाइट पे ध्यान देते हो, आप अपने फिजियोथेरेपी लाइफस्टाइल पे ध्यान देते हो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जिसे कहते हैं, ताकि आपके सर्जरी या ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स और थोड़े से बेटर हो जाएं और उसके बाद में रिकरेंस की पॉसिबिलिटी थोड़ा और कम हो जाए। तो इस तरीके का एक मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट आप फॉलो कर सकते हो। ये जो स्टेजेस हैं एंडोमेट्रियोसिस के 4, उनको आप एक्सप्लेन कर दोगे? फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड पे? हाँ, इनिशियली जो माइल्ड टू मॉडरेट स्टेज हम कहते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज, उसमें लीजन्स भी बहुत छोटे छोटे होते हैं। सिम्टम्स का स्टेज के साथ कोई कोरिलेशन नहीं है। ये इस डिज़ीज़ के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि स्टेज 1 और 2 के पेशेंट्स को भी बहुत सीवियर सिम्टम्स हो सकते हैं और स्टेज 3 एंड 4 के पेशेंट्स को कम सिम्टम्स भी हो सकते हैं, कम प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये ऐसा हमें बहुत कॉमनली मिलता है। बट अगर हम डिज़ीज़ वाइज देखें तो 1 एंड 2 स्टेज में डिज़ीज़ काफ़ी लिमिटेड सी होती है, सुपरफिशियल लीजन्स होते हैं। और लेकिन स्टेज 3 एंड 4 के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें एनाटमी डिस्टॉर्टेड हो जाती है, फेलोपियन ट्यूब्स कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं, ओवरी में बड़े बड़े सिस्ट बन जाते हैं,
ब्लैडर और रेक्टम यानी कि इन ऑर्गन्स, पेल्विक ऑर्गन्स में बाकी भी इफेक्ट होने लगते हैं, जैसे कि पेशाब की थैली और लैट्रिन की जगह रेक्टम, सिग्मॉइड, इंटेस्टीन, ये सब लीजन्स भी अगर आने लगे या सिम्टम्स आने लगे तो उनको हम स्टेज 4 कहते हैं। तो इस तरीके से माइल्ड टू मॉडरेट एंड सिवियर एंडोमेट्रियोसिस के स्टेजेस हैं। तो आप जब सर्जरी का डिसीजन लेते हो तो इट इज़ बेसिस ऑन द सिम्टम और स्टेजेस? स्टेजिंग, सर्जरी का डिसीजन बेसिकली दोनों को कंबाइन करके लिया जाता है। Okay. पहली चीज़ तो ये है कि सिम्टम्स अगर माइल्ड, मान लीजिए उसको माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस है और सिम्टम्स हैं, सो वी फर्स्ट ट्राई टू गिव हर मेडिकल ट्रीटमेंट। हम उसे मेडिकल ट्रीटमेंट पे मैनेज करना चाहते हैं। अब वो मेडिसिन उस पर रिस्पॉन्ड कर सकती है या नहीं कर सकती है। अगर कर रही है तो डेफिनेटली वी वुड लाइक टू कंटिन्यू विद मेडिकल ट्रीटमेंट ओनली। सर्जरी की ज़रूरत तब पड़ती है जब मेडिकल ट्रीटमेंट हमें लगता है या तो उसमें मतलब फ़ायदा नहीं कर रहा है, इट इज़ अ फेलियर ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, फ़ायदा नहीं हो रहा है पेशेंट को, सिम्टम्स इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, पेशेंट बार बार लौट के आ रहा है और कह रहा है कि पेन तो बढ़ ही गया है या कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर हमें उसके स्कैन्स में यानी कि उसके इमेजिंग में लग रहा है कि अब नाउ इट इज़ नॉट इनिशियल, इट इज़ इन्वॉल्विंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑल्सो, और अब हमें करने की ज़रूरत है, तो तब वी prescribe or we suggest to go for surgery in such patients. जनरली कौन कौन से ऑर्गन्स इम्पैक्ट होते हैं? जनरली तो सबसे पहले तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज, जिसको हम चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। अल्ट्रासाउंड एंड सब में तो ये बता के मैं पेशेंट्स को कई बार मतलब इतना थक जाती हूँ कि प्लीज़ एंडोमेट्रियोसिस इज़ नॉट ओनली चॉकलेट सिस्ट। पेशेंट्स कीप ऑन रिपीटेडली कंपेयरिंग देयर साइज ऑफ देयर सिस्ट कि मैडम तब सिस्ट इतना था, अभी तो अच्छा हो गया है, बट वॉट अबाउट अदर लीजन्स? सिम्टम्स आपके इम्प्रूव नहीं हुए, आपके और लीजन्स को किसी रेडियोलॉजिस्ट ने किसी अल्ट्रासाउंड में पिक ही नहीं किया है, मेंशन ही नहीं किया है, सिर्फ वही दे कीप ऑन कमिंग विद द सेम रिपोर्ट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन साइज ऑफ द सिस्ट, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट। एंडो की सर्जरी की जब आते हैं, एंडो एडिनो, तो अभी न्यू टर्म्स आया रोबोटिक्स। आई थिंक मैं भी जब मेरी सर्जरी हुई थी उस टाइम भी रोबोटिक्स का ऐसा कोई रोल नहीं था, या था मुझे नहीं पता। इसमें डिफरेंस क्या है? देखो, किसी भी सर्जरी में हमें ये बात पता है कि सर्जन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्ट पर्सन, कि आपकी बेसिकली, और ख़ासतौर से एंडोमेट्रियोसिस सर्जरीज़ में सबसे पहले तो आप चूज़ करिए कि आपका सर्जन कौन होगा। सर्जन नंबर 1 ट्रेंड होना चाहिए एंडोमेट्रियोसिस में। उसके लिए आप अपनी रिसर्च करो, चाहे जितना टाइम इसमें लग रहा है, प्लीज़ डू प्रॉपर रिसर्च, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन। एंड दूसरी चीज़ होती है कि आप सर्जन की एक्सपीरियंस को देखिए, उनसे आप पूछ सकते हैं कि उनके रिजल्ट्स कैसे हैं और वो आपकी सर्जरी में क्या प्लान कर रहे हैं। क्या वो सिर्फ सिस्टेक्टमी प्लान कर रहे हैं या फिर और भी लीजन्स के बारे में उनकी क्या प्लानिंग है, इनको रिमूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फर्टिलिटी आपकी किस तरह से आगे रहेगी, प्रेगनेंसी के कितने चांसेस हैं। तो ये सब क्वेश्चंस हैं जो आपको बिफोर डिसाइडिंग योर सर्जन डिसाइड करना चाहिए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ अ गुड सर्जन हु स्पेशलाइजेज विद गुड एक्सपीरियंस इन एंडोमेट्रियोसिस। दूसरे नंबर पे आते हैं इक्विपमेंट्स, कि आप किन इक्विपमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं। सो लैप्रोस्कोपी तो अभी तक होता ही आ रहा था इतने सालों से। उसके बाद में आया 3D लैप्रोस्कोपी। तो थिंग्स जो मेडिकल फील्ड है ना, इट इज़ ऑल्सो इवॉल्विंग फील्ड, और बेटर होता जा रहा है। सो डेफिनेटली अगर रोबोटिक, ऐसा नहीं है कि अगर बस रोबोटिक फैसिलिटी है तो बहुत अच्छी सर्जरी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अ गुड सर्जन जो कि ये डिसाइड करता है कि आपके केस में उसको रोबोटिक ज़्यादा बेटर लग रहा है क्योंकि आपके डीप लीजन्स ज़्यादा हैं, आपके शायद नर्व इन्वॉल्वमेंट भी है, या उन एरियाज़ में लैप्रोस्कोपी से मे बी उनको उतना फीजिबल ना हो जितना लैप्रोस्कोपी से रोबोटिक सर्जरी में होगा, देन दे विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कि आप रोबोटिक सर्जरी कराओ। क्योंकि रोबोटिक सर्जरी का कुछ फ़ायदा एडिशनल है। एक तो विजन उसमें मच बेटर देन लैप्रोस्कोपी या 3D लैप्रोस्कोपी होता है, और दूसरा जो है कि क्योंकि उसके इंस्ट्रूमेंट्स इस तरह के हैं कि उनकी मैन्यूवरिंग बहुत अच्छी होती है, वो पूरे टर्न हो जाते हैं 360 डिग्री। तो इस वजह से कुछ एरियाज़ या कुछ तरह के एंडोमेट्रियोसिस में उसका रोल डेफिनेटली
बेटर हो सकता है लैप्रोस्कोपी के कंपैरिजन में। सर्जन की जब बात आती है, हमें ये कैसे डिसाइड करें कि ये सर्जन सही है, एक्सपर्ट है? क्योंकि मुझे याद है दिल्ली का बहुत बड़ा सर्जन, बहुत ही बड़ा, मैं जब बोल रही हूँ शायद लोगों को पता चल गया होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि वही एक है। उन्होंने मुझे बोला था कि व्हेन आई गॉट डायग्नोज इट वाज ऑलरेडी एट 4th स्टेज, रेक्टम एरिया वाज इन्वॉल्व, लिगामेंट वाज इन्वॉल्व। तो उन्होंने क्या बोला कि आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसकी चीज़ें निकाल देंगे, बाकी मैं छोड़ दूंगा। तो मेरे पापा ने लिटरली उनसे ऐसे क्वेश्चन किया, तो पेट फाड़ी क्यों रहे हो तुम? जब तुम जा रहे हो तो सब करो, और तुम्हारी टीम नहीं है। बट एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि योर फादर वॉज सो मच अवेयर, मतलब यस, आई रियली वॉन्ट टू लाइक हैट्स ऑफ टू योर फादर कि उन्होंने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया। इस तरह की सोच रखना कि जब हो ही रहा है, मतलब एक्चुअली दिस इज सो, मतलब कितना लॉजिकल है ना हाँ, ये। और बहुत सारे मेरे एजुकेटेड पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, दे टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन, लैप्रोस्कोपी बोला पूरा पेट खोल दिया, सिर्फ सिस्ट को पंक्चर कर दिया। तो रियली मतलब अगर तुम्हारे फादर ने उस टाइम तुम्हारे लिए ये स्टैंड लिया तो इट इज़ अ ग्रेट थिंग। हम 25 डॉक्टर से मिले थे संजनी पांडे से मिलने से पहले। एंड संजनी पांडे से एक बार ही मिलने में ये हो गया कि चलो, क्योंकि दिख रहा था कि वो एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्होंने वैसे केसेस किए हैं, एंड सबसे बड़ी बात उनके नाम के आगे ही था कि सिर्फ एंडो ही देखती हैं वो। तो ये जब जनरल पब्लिक की बात आती है ना, वो कैसे आइडेंटिफाई की करेगी ये डॉक्टर परफेक्ट है मेरे लिए? बेसिकली ये एक चीज़ है कि जो जो तुमने कहा कि डॉक्टर शिंजिनी या और भी जो ग्रेट सर्जन्स हैं जो स्पेशलाइज करते हैं, उनमें होता है, उनके आप क्वालिफिकेशन में यू कैन गो एंड यू कैन रीड कि दे आर ट्रेन्ड इन एंडोमेट्रियोसिस। बाकी उनका पेशेंट लोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी प्रैक्टिस में एंडोमेट्रियोसिस के कितने केसेस वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, बिकॉज जब तक केस लोड नहीं होगा ना, मतलब आप वंस इन अ वाइल इफ़ यू आर ऑपरेटिंग एंडोमेट्रियोसिस तो भी वो क्वालिटी ऑफ सर्जरी नहीं मिल पाएगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी मेंशन किया कि सर्जन ने बोला कि मैं ये सारी चीज़ें तो निकाल हाँ, दूंगा बट ये सब मैं छोड़ दूंगा, तो दैट इज़ इनकम्प्लीट सर्जरी ना। करेक्ट। इनकम्प्लीट सर्जरी वही कर पाएगा जिसके पास में या तो डिफरेंट डिजीज़ को निकालने का ऑप्शन नहीं है या फिर एक टीम होना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ द रोल ऑफ हैविंग अ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। तो जितने भी इंडिया में प्लेसेस हैं जहाँ पे एंडोमेट्रियोसिस अच्छे से होता है, इवन एट आवर प्लेस वी हैव अ टीम ऑफ सर्जन, कोलोरेक्टल सर्जन, टीम ऑफ यूरो सर्जन, टीम ऑफ गुड रेडियोलॉजिस्ट, पेन स्पेशलिस्ट, सब लोगों का एक CTVS सर्जन अगर लंग्स और डायफ्राम में भी है। तो ये टीम होना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि हम प्री ऑपरेटिव प्लानिंग कर सकें। पहले से हमें पता है कि हमें ये स्पेशलिस्ट को इन्वॉल्व करना पड़ सकता है, करेक्ट। और ऐसा माना जाता है। फिर से इस प्लेटफॉर्म से मैं कहना चाहूँगी कि एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी में हम लोग सर्जन्स ही मानते हैं कि फर्स्ट सर्जरी शुड बी द बेस्ट सर्जरी फॉर द पेशेंट। यस। पहली प्लानिंग से होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए, ताकि दोबारा 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 करने की नौबत नहीं आनी चाहिए, और विच इज़ वेरी कॉमन। और एक और चीज़ है, अगर आपकी सर्जरी परफेक्ट हो रही है तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं खुद 2 साल हो गए मुझे, ना कोई सिम्टम, ठीक है कभी कभी आ जाते हैं, पर रिपोर्ट्स नॉर्मल है, और वो ऐसे ही नॉर्मल नहीं है जैसे पहले दिखता था। मैं अभी परफेक्ट, मुझे भी पता है ना कि कौन सा रेडियोलॉजिस्ट अच्छा रिपोर्ट देगा मुझे। तो अगर सर्जरी प्लान कर रहे हो तो ज़रूरी है आप एक अच्छे सर्जन के पास जाओ। यस। एंड सर्जरी के बाद के जो प्रोसेस होते हैं, आप बिलीव करते हो होलिस्टिक अप्रोच ज़रूरी है? हाँ ज़रूरी है, लेकिन पूरी तरह से उस पर रिलाई करना भी थोड़ा सा नहीं। मतलब ये ओवर एक्सपेक्टेशन होगा उससे। करेक्ट। तो अ गुड सर्जरी इन कॉम्बिनेशन विद रेस्ट ऑफ द थिंग्स मे वर्क फॉर यू, बट सर्जरी को आप लूजली नहीं ले सकते। करेक्ट। सर्जरी इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट, क्योंकि पहली चीज़ तो उसमें अच्छा खासा एक वो होता है, मतलब इट इज़ समटाइम्स इट मे बी अ कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी, बिकॉज इतने वाइटल ऑर्गन्स पे ऑपरेट करना में कॉम्प्लिकेशंस होने की भी पॉसिबिलिटी होती है, जो कि आई एम श्योर कोई भी सर्जन दे टेल द पेशेंट्स वेरी नाइसली बिफोर सर्जरी, दे एक्सप्लेन एवरीथिंग
एंड जितने अच्छे या ट्रेंड सर्जन से ये सर्जरी होते हैं उतने ही चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस भी कम होते हैं। तो इन सर्जरीज को बहुत लाइटली हम लोग नहीं ले सकते, कभी कभी बिल्कुल काफ़ी लंबे चलते हैं ये, क्योंकि हमें कंप्लीशन सर्जरी चाहिए, हमें चाहिए कि एक कंप्लीट अच्छी सर्जरी हो। उसके बाद में प्रोसेस फिजियोथेरेपी, न्यूट्रिशन एंड एवरीथिंग इट कम्स लेटर ऑन, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अ गुड सर्जरी। ओके, सो जब सर्जरी हो जा रही है आपकी, जब आप होलिस्टिक अप्रोच अपनाते हो, तो मेजर पार्ट जो आता है आपके डेफिशिएंसीज जिसको कंट्रोल करना है, तो एंडो में कौन से ऐसे डेफिशिएंसीज हैं जो होते ही हैं? देखो, एंडोमेट्रियोसिस इज़ एन इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। सबसे ज़्यादा जो इसमें प्रॉब्लम होता है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, और इन्फ्लेमेशन का मतलब ये होता है कि अब हमको वो सब इन्फ्लेमेशन को डाउन करना है। तो जितने भी सिम्टम्स हैं, अगर आप चाहते हो कि वो दोबारा ना हो या कम, बहुत कम सिविरिटी में हो, तो आपको वो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए जो कुछ भी प्रोसेस होता है वो करना है। अभी वो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए जो प्रोसेस है उसमें आप एक कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, और जिसको एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट कहते हो, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बहुत रोल है। तो ओमेगा 3 के कंपोनेंट्स अगर आप फिश है, कॉड लिवर ऑयल है, वो ले सकते हैं, और बाकी कुछ विटामिन्स हैं, जैसे विटामिन डी माना जाता यस, है बहुत कि लो इसका होते हैं, 10 पे 11 पे। बहुत रोल है, वो आप सप्लीमेंट कर सकते हो अपनी डाइट में। उसके अलावा मैग्नीशियम है, जिंक है, ये सब का भी रोल है, बट वो आप डाइट के थ्रू भी ले सकते हो, और चाहे तो सप्लीमेंट्स भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। उसके अलावा आयरन, फेरेटिन लेवल्स बहुत कम होते हैं इन पेशेंट्स में, तो उनको आप इम्प्रूव कर सकते हो। सो दैट इज़ द रोल। और बाकी फ्लैक्स सीड्स हैं और ये सब चीज़ें हैं, इसमें भी फ्लैक्स सीड्स में भी काफ़ी अच्छा ओमेगा 3 होता करेक्ट। है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड अभी एक सोशल मीडिया ही नहीं, मैंने ऑस्ट्रेलिया का भी कोई एक रिसर्च सर्वे देख रही थी। आई थिंक ये सर्टिफाइड तो नहीं है, पर आ रहा है कि ये जो GLP-1 इंजेक्शन वगैरह है, दिस ऑल्सो हेल्प्स इन द एंडोमेट्रोसिस ट्रीटमेंट, ऐसा। ये क्या सी है, ये कितना सत्य है इसमें? वही एग्जैक्टली क्योंकि हम बात कर रहे थे कि इसमें चीज़ें आ रही हैं, बट नथिंग इज़ प्रूवन। किसी का भी रोल ट्रीटमेंट के लिए अगर कोई क्लेम कर रहा है, तो वी हैव टू वेट एंड सी देयर रिजल्ट्स, किस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं। अभी इट इज़ टू अर्ली टू डिसाइड कि दिस में ट्रीट और दिस इज़ द ट्रीटमेंट। हाँ। बट ये सब का रोल फिर वहीं जाके आता है कि दे आर हेल्पिंग इन रिड्यूसिंग द इन्फ्लेमेटरी लोड। ये आपकी बॉडी के इन्फ्लेमेटरी लोड को कम कर रहा है बस, लेकिन अभी कोई प्रूवन रोल नहीं है इन प्रूवन सब नहीं। मोडालिटीज़ का। एंडोमेट्रोसिस का ख़त्म करते हुए मैं ये बोलना चाहूँगी, एंडोमेट्रोसिस का जो सबसे, स्पेशली अपने इंडिया में जो सबसे ज़्यादा कंसर्न होता है वो इनफर्टिलिटी होती है। कुछ लोगों का तो मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि वो एंडोमेट्रोसिस का ट्रीटमेंट ही IVF समझते हैं। आपको भी पता होगा, ऐसे केसेस भी होते हैं। तो आफ्टर गेटिंग अ सर्जरी डन विद अ एक्सपर्ट, उसके बाद आपका फर्टिलिटी इम्प्रूव होता है? डेफिनेटली ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो सीधे IVF करा लो और वही ऑप्शन है, बट यस। ऐसा नहीं है। अगर, क्योंकि हमें ये देखना है कि इनफर्टिलिटी क्यों होती है एंडोमेट्रियोसिस में। पहला तो इसलिए होती है कि अगर सब कुछ उसमें ट्यूब्स इफेक्ट हो गए तो एनाटमी डिस्टॉर्ट हो जाती है, यानी कि ट्यूबल कई बार फैक्टर की वजह से होता है ऐसा। तो अगर आप सर्जरी करके उस एनाटमी को रिस्टोर कर देते हो, आपके ट्यूब्स ठीक हो जाते हैं। इन्फ्लेमेशन इज़ अ सेकेंड रीज़न। अगर आप डिजीज़ लोड कम कर देते हो सर्जरी से, तो इम्प्लांटेशन इम्प्रूव हो जाता है, जो सेकेंड फैक्टर इसमें अफेक्टेड होता है। और अगर आप जो ओवरी हैं उसमें सिस्ट है, सो दैट सिस्ट ऑल्सो अफेक्ट्स द नॉर्मल एग्स। तो Yes. आप उनको अगर ट्रीट कर देते हो, तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिसमें IVF की ज़रूरत नहीं है, दे मे बिकम प्रेग्नेंट नेचुरली भी वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो वाई नॉट गिव देम दिस ऑप्शन ऑफ हीलिंग गेटिंग का। प्रेग्नेंट यस। नेचुरली। ऐसा नहीं है कि सबको IVF की ही ज़रूरत है। एंड आपका AMH भी डाउन होता है सर्जरी के बाद, और काफ़ी मिसकंसेप्शन ये रहते हैं कि इफ़ आई गो फॉर द सर्जरी AMH डाउन हो जाएगा, फिर ऑब्वियसली वो और इनफर्टिलिटी का बढ़ा देगा हमारे चांसेस। तो वो हील करता है? देखो, दिस इज़ द ट्रूथ एक्चुअली कि AMH फॉल करता है, दिस इज़ द ट्रूथ।
बट उसमें भी हमारे पास में ऑप्शंस हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि अगेन द प्रॉब्लम इज द सेम थिंग, एवरीबडी थिंक्स कि ओवेरियन सिस्ट, चॉकलेट सिस्ट, एंडोमेट्रियोसिस बस उतना ही है। तो ऐसा नहीं है। अगर सर्जन को पता है हाउ टू प्रिजर्व नॉर्मल एग्स, वो बहुत ही मतलब ओवरी के साथ में सेंसिटिव ऑर्गन की तरह डील कर रहा है, तो अ गुड सर्जरी ऑल्सो मे प्रिजर्व गुड नंबर ऑफ एग्स फॉर यू। बट हाँ, अगर आप रिपीटेडली ओवरीज पे सर्जरी कर रहे हो तो उस कंडीशन में AMH फॉल हो सकता है, जिसके लिए हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी हैं जिसमें हम ज़्यादा कंजर्वेटिव रह सकते हैं ओवरीज के ऊपर। जैसे कि आप स्क्लेरोथेरेपी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप बिफोर गोइंग फॉर सर्जरी आप उनके एग को प्रिजर्व करा सकते हो, एग प्रिजर्वेशन जिसे कहते हैं, ताकि उनके एग्स को लेटर ऑन यूज़ किया जा सके। तो ऐसा नहीं है कि मतलब फर्स्ट सर्जरी में ही बिल्कुल डाउन हो जाएगा AMH या समथिंग, ऐसा नहीं है। बट हाँ, अगर अगर ढंग से नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा टिश्यू निकाल दिया, बर्न कर दिया पूरे ओवरी को, दीज आर द रीजंस जिस वजह Okay. से AMH फॉल हो सकता है। बट कॉशियसली डन गुड सिस्टेक्टमी सर्जरी में ऐसा नहीं होता है, आप प्रिजर्व भी कर सकते हो गुड नंबर ऑफ एग्स। और सारे सर्जन का मेन फोकस वही रहता है कि उसको हार्म नहीं करना है, एग्जैक्टली। और थोड़ा बहुत जो AMH डाउन भी होता है, आई थिंक वो हील कर जाता है एक टाइम के बाद। जितने भी ऐसा पाया गया है कि सर्जरी के 3 मंथ्स के बाद में इट स्टार्ट्स पिकिंग अप। और AMH से ज़्यादा बेटर होता है एंट्रल फॉलिकल काउंट्स। आप Okay. काउंट करिए कि कितने एग्स हैं। AMH इज जस्ट अ केमिकल नंबर, मतलब Okay. आपको एक टेस्ट से पता चल रहा है। एंड अगर आप अल्ट्रासाउंड से ओवरी में ही विजुलाइज कर रहे हो कि कितने एग्स बचे, दैट इज मोर स्पेसिफिक। सो वो ऐसा पाया गया है कि आफ्टर 3rd मंथ आफ्टर योर सर्जरी इट स्टार्ट्स पिकिंग अप, धीरे धीरे बढ़ने लगता है एंट्रल फॉलिकल काउंट एंड AMH बोथ। फॉलिकल काउंट 2 to 4 वो एज के हिसाब से होता है, वो भी आई थिंक। हाँ, और एज अगेन वेरी गुड पॉइंट, एज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आप किस एज में सर्जरी कर रहे हो। 40 की एज में सर्जरी हो रही है, ऑटोमेटिकली ही AMH कम होता है इन पेशेंट्स में। यस। तो उन पेशेंट्स में हमें कॉशियस रहना है। यंग एज में ऑलरेडी बहुत अच्छा रिजर्व है, तो इट डिपेंड्स ऑन द एज, किस टाइम आप सर्जरी प्लान कर रहे हो, उस हिसाब से हमें डिसाइड करना होता है। सो डॉक्टर, अभी क्लोज करते हुए इस कन्वर्सेशन को, आपके क्या सजेशन होंगे जो ये पॉडकास्ट देख रहा है और वो शायद पीरियड पेन से जूझ रहा है, उसको कोई क्लैरिटी नहीं है लाइफ में कि हो सकता है कुछ इतनी बड़ी डिजीज़ हमें हो? So definitely, I'm really thankful to you for giving this platform, and ऐसे बहुत सारे हमें platforms की ज़रूरत है सबसे पहले to raise awareness about this condition, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी girls, हमारी जो women हैं, they are suffering badly because of this condition. In numbers are huge, आ रहे हैं निकल के, और प्रॉब्लम यही हो रही है कि जो हमारे घर में लोग हैं, हमारे आसपास, सबसे पहले तो हम उन्हीं के कांटेक्ट में आ रहे हैं ना, डॉक्टर के पास तो हम बाद में जा रहे हैं। जाते हैं। तो जो वो लोग हैं, दे आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग और एक्नॉलेजिंग योर प्रॉब्लम। उन लोगों को ज़रूरत है कि वो बाहर निकल के आएँ, एंड फीमेल को खुद ये ज़रूरत है बताने की कि ये नॉर्मल नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, स्टॉप नॉर्मलाइजिंग योर पीरियड पेन। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है, सो प्लीज़ टॉक अबाउट इट, टॉक टू योर मदर, टॉक टू योर फादर, योर ब्रदर, सब लोगों से बात करिए। एंड फैमिली मेम्बर्स को भी ज़रूरत है कि इसमें फिर नेक्स्ट स्टेप लेके उनको आगे बढ़ के उनकी आवाज़ को उठाने की ज़रूरत है, और किसी स्पेशलिस्ट या एटलीस्ट गायनेकोलॉजिस्ट को के पास ले जाके इवेल्युएट करने की ज़रूरत है। थैंक यू डॉक्टर सोनू, थैंक यू फॉर कमिंग एंड रेजिंग दिस अवेयरनेस, एंड स्पेशली आप जहाँ पे हो वहाँ बहुत ज़रूरी है। हमें नॉर्थ में मुझे नहीं लगता कोई डॉक्टर अभी तक है, मतलब मैं झिझकूंगी भी नहीं बोलते वक्त, नहीं है, ये सच्चाई है। क्योंकि अगर नॉर्थ में डॉक्टर रहते तो 2 साल 3 साल पहले मुझे मुंबई नहीं जाना पड़ता। इवन अभी भी ये प्रॉब्लम है, मैंने देखा, बिकॉज आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू रेज अवेयरनेस, एंड इट मे टेक सम टाइम। यूपी की पॉपुलेशन कितना ज़्यादा है, रिमोट एरियाज़ में जो लोग हैं आज भी दे आर बीइंग गैस लाइटेड, उनको नहीं पता है। एंड दे टेल मी कि जब वो हमारे पास अब आने लगे हैं, बिकॉज काफ़ी रेफरल अब रहता है, बट वो बताते हैं कि हमें नहीं पता कि हमारे
स्टेट में भी ये स्पेशलिस्ट हैं. इतना दूर उनको ट्रैवल करके जाना पड़ता है, इतने एक्सपेंसेस होते हैं उसमें. तो दिस इज़ द प्रॉब्लम. बट ठीक है, मोर एंड मोर सच प्लेटफॉर्म्स, एंड फ्रॉम माई साइड ऑल्सो आई एम ट्राइंग टू Yes. हेल्प देम आउट. Thank you so much for coming. ओके, थैंक यू. आज की कन्वर्सेशन का पार्ट बनने के लिए धन्यवाद. विमेंस हेल्थ पर अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और जितनी ज़्यादा हम ओपनली बात करेंगे उतना ही स्टिग्मा कम होगा. अगर आपको ये कन्वर्सेशन हेल्पफुल लगी और ये ऐसा लगा कि इसको आप शेयर कर सकते हो तो प्लीज़ करें. ये आपने कुछ नया सीखा हो तो प्लीज़ इस एपिसोड को शेयर करें. हो सकता है किसी ऐसे वुमेन को एग्जैक्टली इसी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो. अगर आप ऐसे ही और ऑनेस्ट कन्वर्सेशन देखना चाहते हैं वुमेन्स हेल्थ पे, एंडोमेट्रियोसिस अवेयरनेस या कोई भी हार्मोनल हेल्थ इश्यूज़ के लिए, या रियल एक्सपीरियंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें हेल्प करें आगे बढ़ने में. अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें. अदरवाइज़ आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली, मैं आपसे बात करूँगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में.